नमस्कार, मैं बानी। जनता की आवाज में आप सबका स्वागत है। यहाँ मैं ऐसे विषयों पर बात करूंगी जो हमारे देश और आप सभी के लिए जानना और समझना बहुत जरूरी है। ये बड़े अफसोस की बात है कि हमें रक्षाबंधन जैसे त्योहार के पावन अवसर पर, जो कि हमारे देश में 2 दिन पहले मनाया गया, उसमें भी कोलकाता के महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले में बात करनी पड़ रही है। क्योंकि रक्षाबंधन जैसा त्योहार तभी सफल है जब ऐसे घटनाओं को रोका जा सके। रक्षाबंधन तभी सही मायने में संपूर्ण है जब हम इस देश की सभी महिलाओं को सम्मान दिला सके और सम्मान सुनिश्चित कर सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज बंगाल में जो हो रहा है, कोलकाता में जो हो रहा है, वो आज रक्षाबंधन के दिन सबका सिर शर्म से झुका देता है। क्योंकि पहली चीज रेप हुआ, दूसरा उसके बाद जो घटनाक्रम है वो उससे भी ज्यादा चिंताजनक है, और तीसरा सबसे बड़ा प्रश्न सरकार और उसकी मशीनरी पर आकर खड़ा होता है। आप सबको याद होगा कि 14 अगस्त की रात कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 3 से 5 हजार उपद्रवियों की एक बहुत बड़ी भीड़ घुस गई और हमला हुआ। अस्पताल में तोड़फोड़ हुई और ममता बनर्जी ने कहा कि ये तो बाम और राम की साजिश थी। आज इस पूरे मामले में जो लोग पकड़े गए हैं, क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि वो कौन निकल रहे हैं? बंगाल में राष्ट्रपति शासन लाना जरूरी है, और इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात भी की है। और पूरे मामले में जो बातें सामने आई हैं, वो ममता बनर्जी के लिए कितने गंभीर सवाल खड़े कर रही है। लेकिन सबसे पहले प्रश्न ये खड़ा होता है कि वो राज्य की मुख्यमंत्री हैं और वो सड़क पर उतर के जुलूस निकालकर ये मांग कर रही हैं कि उनको न्याय चाहिए। भगवान जाने ये मांग वो किससे कर रही हैं। वो न्याय की मांग करते हुए सड़क पर दिखती हैं, लेकिन जब इस मामले में न्याय की मांग करते हुए 2 दिन पहले मोहन बागान और ईस्ट बंगाल की फुटबॉल टीम के समर्थक जब सड़क पर उतरे, तो उन्होंने उनके साथ क्या किया? वहां उन पर ममता बनर्जी की सरकार की पुलिस टीम ने जबरदस्त लाठीचार्ज किया। अगर वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए सड़क पर आए तो ठीक, वो प्रदर्शन करे तो ठीक, लेकिन जब छात्र सड़क पर आए, आम आदमी सड़क पर आए, तो उनको लाठियां खानी पड़ती है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि एम्स के डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर ओपीडी लगा रहे हैं। हर कोई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहा है कि वही कुछ कर सकते हैं। ममता बनर्जी की सरकार से किसी को अब कोई उम्मीद नहीं है। और इस बीच बड़ी बात यह है कि कोलकाता के राज्यपाल आनंद बोस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जी से मुलाकात किया है, और वो इस संदर्भ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करने वाले हैं। क्योंकि कभी भी किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लाना है तो राज्यपाल की ही सिफारिश लगना चाहिए। अब या तो राष्ट्रपति शासन लगे या तो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां भेजी जाए। कुछ भी निर्णय हो, लेकिन ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर कोई केंद्र सरकार की तरफ उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है कि वो बंगाल में कुछ तो न्याय करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि 14 अगस्त की रात को वो हमलावर कौन निकले। क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा था कि बाम और राम शामिल है। उनका कहने का ये मतलब है कि बीजेपी की तरफ से हमला हुआ और उस वजह से उन्होंने भगवान राम का नाम इस्तेमाल किया। और जो सच सामने आया वो मीडिया रिपोर्ट है। उसमें कोलकाता के अस्पताल में जो हमला हुआ उसमें टीएमसी के कार्यकर्ता निकले, जिम ट्रेनर निकले, छात्र और डिलीवरी स्टाफ गिरफ्तार हुए, और परिवार वाले हैं उनके वो ये कह रहे हैं कि वो तो वैसे ही प्रदर्शन करने गए थे। और यही सारी बातें इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर आधारित है। इंडियन एक्सप्रेस ने ही ये रिपोर्ट छापी है। जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें हम वामपंथी और बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता का निकलने का कोई तथ्य नहीं मिला है। आज कोलकाता के महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में
पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस महिला डॉक्टर के शरीर में 14 अलग अलग जगहों पर गहरी चोट और उसके प्राइवेट पार्ट में 151 ग्राम लिक्विड मिला है, जो इस पर इशारा करती है कि ये एक गैंगरेप है इस मामले में, लेकिन सिर्फ एक ही आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तो अब सवाल ये है कि वो बाकी के आरोपी कौन है और वो अभी तक कैसे बचे हुए हैं। एक और विषय है कि इस महिला के शव का बहुत ही जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। अभी के हालात में इस बार का रक्षाबंधन बहुत ही प्रासंगिक था, क्योंकि भाई अपनी बहन को रक्षाबंधन के दिन रक्षा का वचन देते हैं, लेकिन रक्षा से भी ज्यादा जरूरी है उसका सम्मान। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे देश के हर एक इंसान ने महिलाओं का सम्मान करना शुरू कर दिया तो रक्षा अपने आप हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि कोलकाता में 8 और 9 अगस्त की रात को महिला डॉक्टर का रेप हुआ था या गैंगरेप हुआ था। अब उस महिला का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका है और उसको देखते हुए ये मामला गैंगरेप का साबित होता है और इस मामले में जो बाकी के लोग हैं, कोलकाता पुलिस उनको बचाने की कोशिश कर रही है। पोस्टमार्टम के चौथे पॉइंट में 11वें कॉलम में लिखा गया हुआ है कि इस महिला के प्राइवेट पार्ट में 151 ग्राम लिक्विड मिला है और वो 151 ग्राम लिक्विड कभी भी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। खुद डॉक्टर्स ने ये बात का दावा किया है कि इस लिक्विड से अगर बाकी के केमिकल को अलग भी कर दिया जाए तो भी इतना ज्यादा मात्रा का सीमेन एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। इस मामले में फॉरेंसिक जांच और डीएनए जांच बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि फॉरेंसिक जांच या डीएनए जांच से ही ये बात स्पष्ट हो सकती है कि इस लिक्विड में एक से ज्यादा लोगों का सीमेन शामिल है। अब ये पूरा मामला डीएनए टेस्ट और फॉरेंसिक टेस्ट पर आकर रुक गया है और गौर करने वाली बात यह है कि इस मामले में जिस एक अपराधी या एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है वो वैसा कोई बड़ा अपराधी या आरोपी नहीं है कि जिससे सीबीआई एक दिन में सच बाहर ना निकल पाए। इसीलिए सीबीआई को भी ये देखना होगा कि सीबीआई कितने दिनों में ये मामला सुलझाएगी, क्योंकि पूरा देश इस समय सीबीआई जांच के ऊपर निर्भर है। इस पोस्टमार्टम में और भी ऐसी बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि जिसे सुन के ही आपका दिल टूट जाएगा। पहली बात यह है कि इस घटना के बाद इस महिला के शव पर 14 ऐसी जगह गहरी चोट के निशान मिले हैं। डॉक्टर की हत्या गला घोटकर की गई है और वो चिल्लाने से रोके जाने के लिए उसका गला दबाया गया है, जिससे गले के थायराइड कार्टिलेज उसका टूट गया है। उसके प्राइवेट पार्ट में भी काफी ज्यादा ब्लीडिंग थी और गहरे चोट थे। उसके सिर में भी ऐसे कई जगह चोटों के निशान हैं, जिससे लगता है कि घटना के दौरान उसका मुंह बंद करने के लिए उसका सिर पकड़कर दीवार में घसीटा गया था। उस महिला का पेट, होठ, उंगलियां बहुत बुरी तरीके से डैमेज की गई हैं। उसके आंखों से लगातार खून बह रहा है, क्योंकि उसका चश्मा इस घटना के दौरान टूट गया था और उसका कांच उसकी आंखों में घुस गया था। उसके नाक से भी बहुत खून निकल रहा था। उसके चेहरे पर भी नाखून के निशान थे। इन सब से पता लगता है कि इस महिला ने खुद को बचाने के लिए कितना संघर्ष किया होगा। और रिपोर्ट में आखिरी पॉइंट ये है कि इस घातक घटना के दौरान महिला के शरीर में कोई फ्रैक्चर नहीं था, लेकिन इस तरह से इसे यातनाएं दी गई कि वो यातनाएं बहुत ही भयानक है, जिसको कभी भी कोई सोच भी नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोलकाता पुलिस का ये कहना था कि ये एक सिंपल रेप है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें सामने आ रही है वो ये इसको साबित करती है कि ये एक रेप के साथ साथ गैंग रेप का मामला है और इसमें एक से ज्यादा आरोपी शामिल है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये गैंग रेप का मामला है तो फिर बाकी के आरोपी कहाँ हैं? और इसका जो एकमात्र आरोपी है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसे हिरासत में लिया था, अब वो सीबीआई के पास है। और अब तक सीबीआई ने इस मामले में संजय राय से सब कुछ पूछ भी लिया, क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन के चलते
उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करवाया गया। लेकिन सीबीआई सार्वजनिक रूप से वो बातें बताने से पहले उन बातों की सबूतों को जरूर तलाश करेगी और उसके साथ डीएनए रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट होनी चाहिए। और एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि कोलकाता पुलिस महिला के शव के अंतिम संस्कार में इतनी जल्दबाजी में क्यों थी, जब सबको ये पता है कि ऐसे मामले में जो पीड़िता का शव होता है वही एक सबसे बड़ा सबूत होता है। जिस शमशान घाट में इस महिला डॉक्टर का अंतिम संस्कार हुआ, उसके प्रबंधक का कहना है कि इस शव का पोस्टमार्टम लगभग 6 बजे शाम को हो चुका था, लेकिन पुलिस इस शव को रात को 11 बजे शमशान में लेकर पहुंची और पुलिस की तरफ से शमशान के प्रबंधक को ये कहा गया कि इस शव का अंतिम संस्कार उन 3 शवों से पहले किया जाए जो इससे पहले शमशान में ले गया थे। और इसे हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक भी रात को 11 बजे या 11:30 बजे अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, लेकिन ये अंतिम संस्कार रात को 11:30 बजे किया गया। बलात्कार के मामले में, हत्या के मामले में क्राइम सीन से भी बड़ा सबूत असल में पीड़िता का शव होता है। और अक्सर हम कोई भी मामला ऐसा देखेंगे कि जब पुलिस अपना काम ठीक से नहीं करती या नहीं कर पाती या उसके ऊपर किसी को बचाने का दबाव होता है, तो वो पीड़िता के शव का बहुत जल्दी अंतिम संस्कार करवा देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोलकाता हाईकोर्ट ने भी इस मामले की जांच सीबीआई को तब सौंपी जब इस महिला के शव का अंतिम संस्कार हो चुका था और क्राइम सीन पर भी लगभग 100 घंटे से कोलकाता पुलिस जांच कर रही थी। और जब ये मामला 13 अगस्त को सीबीआई को सौंपा गया, तब इस वारदात की कहानी पूरी तरीके से पलट चुकी थी और तब से अब तक जितनी भी बातें सामने आ रही हैं, उससे कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो अब आप देखिए, क्राइम सीन कोलकाता पुलिस की निगरानी में था, क्या पता तब तक सब कुछ सबूत मिटा दिया गया हो। दूसरी बात, जब अस्पताल में हमला हुआ उसमें भी बहुत तरीके की बातें की जा रही है। पुलिस ये बोल रही है कि क्राइम सीन सुरक्षित है, लेकिन वहां हजारों की भीड़ आई थी। ऐसे में, ऐसे उपद्रव में कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कुछ कहना है, तो कुछ लोगों का कुछ कहना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक डेड बॉडी भी नहीं है। तो ले देकर बात यह है कि सीबीआई को असल में जब ये केस मिला, उससे पहले ही ये मामला काफी आगे तक निकल चुका था। और दुर्भाग्य की बात यह है कि सीबीआई को जब कुछ ऐसा केस मिलता है, उससे पहले या तो पुलिस पूरी ताकत लगा चुकी होती है या तो उस मामले में जांच ठीक से नहीं होती, उस मामले की सारे सबूत मिटा चुके दिए होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में कोलकाता पुलिस ने जो जांच की और जो सीबीआई जांच कर रही है, उसमें भी जमीन आसमान का फर्क है। कोलकाता पुलिस ने अपने जांच के दौरान एक बार भी इस आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से कोई पूछताछ नहीं की। पूर्व प्रिंसिपल इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि जब ये वारदात हुई तब वो इस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, जबकि सीबीआई इस पूर्व प्रिंसिपल से पिछले 4 दिन में 4 बार पूछताछ कर चुकी है। पिछले 14 अगस्त को 17 घंटे पूछताछ हुई, 18 अगस्त को 12 घंटे पूछताछ हुई, 19 अगस्त को 14 घंटे और आज भी सीबीआई प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। तो इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि इस पूरे मामले में इस प्रिंसिपल की भूमिका काफी अहम रही होगी और सीबीआई को ऐसा कुछ शक है जिसके वजह से सीबीआई प्राइम सस्पेक्ट जो संजय रॉय है उससे ज्यादा इस प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ कर रहे हैं। संजय राय सीबीआई की कस्टडी में पहले से ही है और हो सकता है कि संजय राय ने सीबीआई को पूरी कहानी अब तक बता भी दिया हो, जिसकी वजह से सीबीआई अब उन कहानियों के पक्के सबूत इकट्ठा करने पर जुटे हुए हैं। बस फर्क इतना है कि सीबीआई ने हमें, मतलब कि पूरे देश को ये नहीं बताया कि उस दिन घटना के वक्त वहां क्या क्या हुआ था और कौन कौन मौजूद थे। वो आरोपी संजय राय अकेला था या कोई और भी शामिल था। ये सारे सच अभी सीबीआई ने देश को बताया नहीं है, लेकिन सीबीआई के पास
क्या पता संजय राय सारी बात बता भी चुका है और इसी वजह से पक्के सबूत के तलाश में सीबीआई डॉक्टर संदीप घोष को अभी तक लगातार पूछताछ कर रही है। आखिर संजय राय को भी बचाने की कोशिश कौन कर रहा है? क्योंकि कई सारे न्यूज चैनलों के सूत्रों के माध्यम से ये पता चला है कि अब तक सीबीआई को इस प्रिंसिपल ने जितना भी बयान दिया है उन सारे बयानों में काफी मिसमैच दिखता है और इस पर यह भी आरोप है कि प्रिंसिपल ने इस घटना के बाद अपने मोबाइल का डेटा भी डिलीट किया। प्रिंसिपल का नाम है संदीप घोष और कहा जा रहा है कि इस प्रिंसिपल ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद अपने मोबाइल फोन से डेटा डिलीट किया। और मोबाइल फोन से डेटा डिलीट कौन करता है? डेटा वही डिलीट करता है जो कुछ छुपाने की कोशिश करता है। यानी कि इस प्रिंसिपल ने इस पूरे वारदात में कुछ तो छुपाने की कोशिश की है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रिंसिपल को ममता बनर्जी की पार्टी में काफी करीबी माना जाता है। इस मेडिकल कॉलेज के पूर्व सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली का ये आरोप है कि डॉक्टर संदीप घोष एक प्रिंसिपल के भेष में माफिया है जिसने इस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को अपना साम्राज्य बनाकर रखा था। ये प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज में होने वाले हर काम में 20% का कमीशन लेता था। यानी कि मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार चल रहा था। सरकारी दवाइयों के खरीद पर टेंडर में घोटाला करता था। स्टूडेंट को पास करवाने के लिए उनसे रिश्वत लेता था और कुछ छात्रों का ये कहना है कि गेस्ट हाउस में शराब की डिलीवरी भी करवाता था। और इस प्रिंसिपल पर सबसे बड़ा आरोप ये है कि वो मानव अंगों की तस्करी का एक बहुत बड़ा रैकेट भी चलाता था, जिसमें पोस्टमार्टम हाउस में रखे गए शवों के साथ भी छेड़छाड़ किया जाता था। यानी कि अगर आप ये आरोप देखेंगे तो ऐसा कौन सा आरोप है जो इस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पर ना लगा हो और इसके प्रिंसिपल पर ना लगा हो। इससे बड़ा और क्या आरोप हो सकता है? यहाँ पर अश्लील वीडियो शूट होते थे और ये आरोप भी इन पर लग चुका है। यहाँ पर मानव शरीर के अंगों की तस्करी होती थी, ये आरोप भी है। छात्रों के पास जाकर ये आरोप भी है कि इनको शराब पिलाया जाता था। इसके अलावा कॉलेज में भी जो काम होते थे उसमें 20% का कमीशन मिलता था इसको। यहाँ तक कि छात्रों के रूम में शराब पहुंचाने का काम भी होता था। यानी कि इस मेडिकल कॉलेज में शराब भी मिलता था। यहाँ तक कि ये भी अब सामने आया है कि अगर ममता बनर्जी की सरकार इस प्रिंसिपल पर मेहरबान नहीं होती तो इस प्रिंसिपल बनना भी नामुमकिन था। फरवरी 2021 में जब संदीप घोष को प्रिंसिपल बनाया गया तब आरोप ये है कि उस चयन प्रक्रिया में उनका नाम 16th स्थान पर था, लेकिन मेरिट लिस्ट के हिसाब से डॉक्टर संदीप घोष का प्रिंसिपल बनना असंभव था। लेकिन नियमों के विरुद्ध ममता बनर्जी के सरकार के तरफ से संदीप घोष को इतने बड़े अस्पताल की जिम्मेदारी दे दी गई। उसके बाद वर्ष 2023 में इस प्रिंसिपल का 2 बार ट्रांसफर हुआ और दोनों बार ममता बनर्जी की सरकार ने इसके ट्रांसफर ऑर्डर्स वापस लिए और उनको नौकरी उसी हॉस्पिटल में बहाल रखी। सबसे पहले मई 2023 में उनका पहला ट्रांसफर ऑर्डर आया तो अपने कमरे में उन्होंने ताला लगा दिया और सरकार को वो आदेश वापस लेना पड़ा। इसके बाद सितंबर 2023 में जब प्रिंसिपल का दोबारा ट्रांसफर ऑर्डर्स आया तब कुछ छात्रों के विरोध करने के कारण कुछ ऐसा हुआ कि ममता बनर्जी ने ये आदेश दोबारा वापस ले लिया और ये छात्र जिन्होंने प्रिंसिपल के ट्रांसफर ऑर्डर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया उनके लिंक टीएमसी से ही थे। यानी कि वो छात्र तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के थे। तो फिर आप सोचिए कि अगर इस प्रिंसिपल की पहुंच सरकार तक नहीं होती तो वो कैसे अपना ट्रांसफर 2 बार रुकवा चुका था और उसका सरकार से करीबी संबंध ना होते तो तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद का फेसबुक पेज इस प्रिंसिपल की तारीफ से भरा हुआ था। वो कैसे होता? अक्टूबर 2023 में उस फेसबुक पेज को आप देख सकते हैं। प्रिंसिपल संदीप घोष की जिस कदर तारीफ के पुल बांधे गए हैं
उससे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस और डॉक्टर संदीप घोष के बीच बहुत बड़े मधुर संबंध हैं। सोचने वाली बात यह है कि इस प्रिंसिपल का दोनों बारी ट्रांसफर तब रुका जब पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य मंत्री स्वयं ममता बनर्जी थी। एक और बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी की सरकार धरना प्रदर्शन इस तरह से कर रही है कि जैसे वो विपक्ष की नेता हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की खुद मुख्यमंत्री है, तो पहली जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती है। अगर उत्तर प्रदेश में कोई रेप का मामला होता है और उसमें पहली जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी की बनती है, तो उसी तरह पश्चिम बंगाल में अगर कोई रेप या हत्या हुई है तो उसकी पहली जिम्मेदारी ममता बनर्जी की ही बनती है। यहाँ पर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की गृह मंत्री भी है, स्वास्थ्य मंत्री भी है। तो अब जब वो खुद विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, कई दिन से उनके नेता बयान दे रहे हैं, वो खुद विरोध प्रदर्शन करते हुए बयान दे रही हैं, तो आखिरकार किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो ये विरोध प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रही हैं, वो किसका विरोध कर रही हैं। पूरी सत्ता उनके हाथ में है, पुलिस उनको रिपोर्ट करती है, तो फिर वो गलती किसकी निकाल रही है। और इसलिए आप सोचिए कि जब ममता बनर्जी ने प्रिंसिपल का ट्रांसफर रुकवाने के आदेश दिए, तो क्या जब महिला डॉक्टर का बलात्कार हुआ तो इस मामले में प्रिंसिपल पर सवाल उठे, तो क्या ममता बनर्जी की पुलिस ने इस प्रिंसिपल का निष्पक्ष जांच किया होगा। और ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, ये सवाल सीबीआई के जांच के बाद सामने आ रही है, क्योंकि सीबीआई प्रिंसिपल से लगातार कई दिनों से, कई घंटों से पूछताछ कर रही है, जबकि कोलकाता पुलिस ने इस प्रिंसिपल को एक बार भी पूछताछ नहीं किया, ना बुलाया, और पहले से ही उनको क्लीन चिट दे दी गई। कोलकाता हाईकोर्ट ने भी इस मामले में कई सवाल उठाए थे। और एक बात गौर कीजिए, जिस प्रिंसिपल ने पिछले साल 2 बार अपना ट्रांसफर ऑर्डर रुकवाया था, उस विषय में उसने अपनी ऑफिस पर भी ताला लगा दिया था, लेकिन उसने 12 अगस्त को पूरे घटना के बाद इतनी आसानी से इस्तीफा कैसे दे दिया। जो एक बार भी ट्रांसफर ऑर्डर मानने को तैयार ना हो, जो ट्रांसफर के बाद भी इस कॉलेज को छोड़ने को तैयार ना हो, जो अपने रूम पर ताला लगा दे, वो इतनी आसानी से इस इस्तीफा देकर चला गया। और उसके अगले 12 घंटे के अंदर ममता बनर्जी ने उनको कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का प्रिंसिपल नियुक्त भी कर दिया। ये कैसी सजा हुई जब ममता बनर्जी कहती है कि हमने इस प्रिंसिपल को वहां से हटा दिया है, एक्शन लिया है, तो ये कैसा एक्शन हुआ। लेकिन आपने तो इस कॉलेज से हटा के उसको दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया, और जो इंसान एक कॉलेज का प्रिंसिपल होने लायक नहीं है, उसको आपने दूसरे एक प्रतिष्ठित कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। जबकि कोलकाता हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई, तो कोलकाता हाईकोर्ट ने अपने आदेश पर इस व्यक्ति को घर बैठने के लिए कहा था। अब देखा जाए तो इतने सारे आरोपों के बावजूद भी डॉक्टर संदीप घोष इस मेडिकल कॉलेज में इतने दिनों से अपना माफिया राज चलाते आ रहे हैं, क्योंकि किसी ने कभी इस मामले में सोचा ही नहीं, इस बात पर आवाज कभी उठाई ही नहीं। लेकिन इस अस्पताल में जो भी चीज चल रही है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, वो आम जनता के खिलाफ बहुत बड़ा अन्याय है, क्योंकि आम जनता के टैक्स से ही सरकारी अस्पताल चलता है, और अगर सरकारी अस्पताल के अंदर इस तरीके का भ्रष्टाचार चलता है, तो फिर वो आम जनता के साथ बहुत बड़ा अपराध है। अब सीबीआई प्रिंसिपल से ये जानने की कोशिश कर रही है कि वारदात के बाद सेमिनार हॉल के पास वाले कमरों के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाने का आदेश किसने दिया। और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये खुलासा हो सकता है कि ये घटना सेमिनार हॉल के बजाय कहीं उन कमरों में तो नहीं हुआ था जिनकी दीवार के पुनर्निर्माण का काम तुरंत शुरू करवा दिया गया, यानी कि वहीं पर इस सेमिनार हॉल के आसपास कंस्ट्रक्शन का काम तुरंत शुरू करवा दिया गया। ये सवाल उठ रहा है क्योंकि सेमिनार हॉल में बलात्कार होने की जानकारी पुलिस ने दी थी, वो किसी को पता नहीं थी। और अब इस मामले में पुलिस को सीबीआई को शक है, क्योंकि सीबीआई जांच के दौरान
कुछ ऐसे सीबीआई को सुराग मिले हैं जिससे पता लगता है कि वारदात किसी और जगह हुई थी और वो एक साजिश के तहत लाश की पीड़िता के शव को कहीं और रख दिया गया, ताकि सब यही सोचते रहेंगे कि घटना सेमिनार हॉल में हुई है और सारी जांच सेमिनार हॉल की ही इर्द गिर्द की जाएगी। क्राइम सीन को मान लिया जाएगा, उसे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और तब तक असली जगह से सबूत मिटा दिया जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन के साथ सारे सबूत वहां से मिटा दिए जाएंगे। सीबीआई इन सारे आरोप पर अपना जांच कर रही है और पूरा देश को ये सारे आरोपों की सच्चाई पता जल्द चल जाएगी। इस मामले में अब तक सीबीआई कुल 6 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। संजय राय जो सबसे बड़ा आरोपी है, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, चेस्ट विभाग के एचओडी डॉक्टर अरुणव दत्ता और कोलकाता पुलिस विभाग के वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जिसके बैराक से इस आरोपी संजय राय को गिरफ्तार किया गया था। जहां इस वक्त पूरा देश इस महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ मांग रहा है, तब ममता बनर्जी की पार्टी के नेता धमकियां दे रहे हैं। टीएमसी के सबसे बड़े नेता उदयन गुहा ने ये कहा कि टीएमसी के खिलाफ जो लोग उंगली उठा रहे हैं उन उंगलियों को जल्दी तोड़ दिया जाएगा। टीएमसी सांसद अरूप चक्रवर्ती ने कहा है कि टीएमसी के खिलाफ जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन के आड़ में अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम बिताने आ रहे हैं। इस सवाल को जब लोकसभा चुनाव के इस बार जब लोकसभा चुनाव के समय ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी तो ये संकल्प लिया था कि वो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगी, तो ये ऐसे रक्षा कर रही हैं संविधान और लोकतंत्र की। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर भी ये मांग करते हैं कि सीबीआई इस मामले में कोलकाता पुलिस के बड़े अधिकारियों से पूछताछ करे, लेकिन इस मांग के लिए पुलिस उस टीएमसी सांसद को ही नोटिस भेज देता है, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देता है। यहाँ तक कि कोलकाता के अलावा पश्चिम बंगाल के दूसरे शहरों में भी महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल की पुलिस उनके खिलाफ भी बहुत सख्त कार्रवाई कर रही है। हाल ही में 4 दिन पहले कुचबिहार जिला में काफी विरोध प्रदर्शन हुए और उसमें पुलिस सीसीटीवी कैमरा के फुटेज के आधार पर सबको गिरफ्तार करके ले गई और उन्हें 2 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा गया और वरिष्ठ नागरिक होने के बावजूद भी उनके साथ प्रदर्शन करने के लिए काफी ज्यादा टॉर्चर उनको जेल में किया गया। वो लोग इस देश की बेटी के लिए आवाज उठाने के लिए सड़क पर उतरे थे। पुलिस ने उनको जबरन अरेस्ट करके जेल में रखा और जब उनको बेल मिली तब भी उनको सिर्फ अंतरिम बेल दी। साथ में ये धमकी मिली कि आगे अगर वो इस तरह किसी भी विरोध में भाग लेते हैं या किसी भी व्हाट्सएप चैट के माध्यम से विरोध के लिए प्लानिंग करते हैं तो उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स बना दिया है जिसमें 9 डॉक्टर और 5 अधिकारी रहेंगे और मुख्य न्यायाधीश ने ये बोला है कि ये देश भर के डॉक्टरों का सुरक्षा का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे सवाल खड़े किए हैं जो आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। वो सवाल ये है कि पुलिस अब तक क्या कर रही थी? शव देर से क्यों दिया गया पीड़िता के माँ बाप को? शव को इतनी जल्दबाजी में क्यों अंतिम संस्कार कर दिया गया? और कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने ममता बनर्जी के सरकार की वकील की तरफ से एक शब्द भी नहीं बोला गया। सुप्रीम कोर्ट ने अब 22 अगस्त तक सीबीआई से इस केस की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और कोलकाता पुलिस से भी ये रिपोर्ट मांगी है कि जो हमला हुआ अस्पताल में उसकी पूरी रिपोर्ट 23 तारीख के दोबारा सुनवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश करे और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 23 तारीख को दोबारा सुनवाई होगी। अब आप ही बताइए कि आपका इस मामले में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं बानी फिर लौटूंगी दोबारा कुछ नए तथ्यों के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।